चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की ये जो हमारी क्लास है ये HCF एंड LCM चैप्टर की चौथी क्लास है, यानी क्लास नंबर 4 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें पहली क्लास में मैंने आपको HCF और LCM का इंट्रोडक्शन कराया था। उसके बाद दूसरी क्लास में हमने टाइप 1 के क्वेश्चंस लिए, जिसमें हमने देखा कि HCF पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्स में किस तरीके से पूछे जाते हैं, और हमने कुछ क्वेश्चंस को भी वहां पर किया था। इसके बाद जो हमारी तीसरी क्लास थी उसमें हमने देखा कि LCM पर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और आज हमारी चौथी क्लास है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉम्बिनेशन करेंगे HCF और LCM का, यानी HCF और LCM दोनों पर कंबाइंड रूप से किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं क्लास की। क्लास की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको दो रिलेशनशिप समझाए थे पहली क्लास में। सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका मासा इंटू उनका लासा। इंग्लिश मीडियम वाले इसे ऐसे समझें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। यानी दो संख्याओं का अगर आपको गुणनफल ज्ञात करना है तो उनका जो गुणनफल है वो बराबर होता है उनके HCF और LCM के गुणनफल के। ठीक है। दूसरा मैंने आपको समझाया था कि जो मासा है वो संख्याओं को क्या करता है, काटता है, जबकि जो लासा है वो संख्याओं से कटता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो संख्यात्मक मान है ना, जो न्यूमरिक वैल्यू है, संख्यात्मक मान HCF का जो मान है वो कैसा रहता है, छोटा रहता है यानी लेस। और LCM का जो मान है वो कैसा रहता है, वो बड़ा रहता है यानी मोर। तो फिलहाल के लिए आप केवल इन दो बातों को समझिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका मासा इंटू उनका लासा, और मासा संख्याओं को काटता है जबकि लासा संख्याओं से कटता है। ठीक है। अब हम सीधे जो है क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आज का जो हमारा टाइप है वो टाइप 3 है, और जो क्लास है ये इस चैप्टर की क्लास नंबर 4 है। ठीक है, टाइप 3 क्लास 4। और टाइप 3 में हमको डिस्कस क्या करना है, हम लोग डिस्कस करेंगे मासा एवं लासा के संयुक्त प्रश्न यानी कंबाइंड। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1296। यदि उनमें से यदि उनमें एक संख्या 864 हो तो दूसरी कितनी। यानी हमें क्या दिया है, मासा दिया है, लासा दिया है और एक संख्या दी है। तो अब इसके लिए मेरे पास क्या संबंध है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं को अगर आपस में गुणा किया जाए तो वो बराबर आता है उनके मासा और उनके लासा के गुणनफल के। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक संख्या तो मेरे पास कितनी है, एक संख्या मेरे पास है 864। दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या को मैं क्या मान लेता हूं, दूसरी को मान लेते हैं x। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका मासा, मासा कितना है 96, इंटू उनका लासा, लासा कितना है 1296। अब क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो 12 से कैंसिल करते हैं, 12 से यहाँ कैंसिल करेंगे तो 12 अट्ठे 96,
यहाँ कैंसिल करेंगे तो 12 सत्ते 84, 2 बचेगा, 12 दूनी 24। अब यहाँ फिर कैंसिल करेंगे तो 8 से 8 एकम 8 और 8 नाम 72। अब इसके बाद 9 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 3 बचेगा तो 9 चौक 36 और फिर 3 बचेगा तो 9 चौक 36। यानी हमें जो दूसरी संख्या है वो कितनी मिल रही है, 144। और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना भी दूसरी संख्या थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 144। क्लियर? ठीक है, एक तरीका तो आपके पास ये है क्योंकि ये तो कंसेप्ट है ही आपका। दूसरा, इन केस अगर मानकर चलो आपके पास एग्जाम में टाइम कम हो रहा है या फिर कम टाइम बचा है, उस दौरान आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, तो फिर क्या करें, मतलब क्या कोई और तरीका हो सकता है? तो यहाँ पर मैं आपको एक और तरीका समझाता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या बराबर ये उनका मासा इंटू उनका लासा, इनको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर मुझे वैल्यू मिल गई 144। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं, आपको यहाँ पर एक और तरीका मैं समझाता हूं। ठीक है, दूसरा मेथड, दूसरा, इसे हम नाम देंगे यूनिट डिजिट रूल। इसे हिंदी में हम कहते हैं इकाई अंक का नियम। अब ये क्या है और कैसे काम करता है उसे समझिए। देखो, दो संख्याओं में पहली संख्या कितनी है, 864, दूसरी संख्या मालूम नहीं, बराबर उनका मासा कितना है 96 और लासा कितना है 1296। इकाई अंक का नियम क्या है, आप यहाँ पर इकाई अंक देखो, 96 में इकाई अंक 6 और 1296 में इकाई अंक 6, गुणा करेंगे तो 6 इंटू 6, यहाँ पर इकाई अंक क्या आएगा 6। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इकाई अंक कितना है 4 और यहाँ पर एक संख्या मुझे लेनी है। अब मुझे एक ऐसी संख्या यहाँ पर लेनी है जिसका गुणा करने पर यहाँ पर भी इकाई अंक कितना मिल जाए, 6 मिल जाए। अब ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन जो है 132, 132 में इकाई अंक क्या है 2। क्या 2 का गुणा जब 4 के साथ करेंगे तो क्या पीछे 6 मिल सकता है? तो क्या जवाब होगा, नहीं, नहीं मिल सकता। अब आप यहाँ देखो, यहाँ इकाई अंक क्या है 5, 4 इंटू 5 करने पर क्या आपको 6 मिल सकता है? नहीं मिलेगा, तो ये भी नहीं। ये 0 0 करने पे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या है इकाई अंक 4, तो जब 4 इंटू 4 करेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर आएगा उसका इकाई अंक कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, क्योंकि जब ये 4 इंटू 4 होगा तभी आपको यहाँ पर 6 मिलेगा। और ऐसा कितने ऑप्शंस में आपको देखने को मिल रहा है, केवल एक ही ऑप्शन है 144। तो आपके पास ये एक तरीका भी हो सकता है जिससे आप और भी फास्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहला तो हमारे पास कंसेप्ट हो गया, दूसरा हमारे पास ये ट्रिक हो गई। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखें, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 2079 है और उनका महत्तम समापवर्तक 27 है। तदनुसार यदि उनमें एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या कितनी? क्या निकालना है, दूसरी संख्या। यानी जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी पर बेस्ड है। तो अगर कंसेप्ट से करें तो क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल। एक संख्या मेरे पास कितनी है 189, दूसरी क्या मान लूं x, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका मासा इंटू उनका लासा। ठीक है, अब क्या करना है, जो वैल्यू कैंसिल हो सकती है उसे कैंसिल करो।
9 से काटते हैं, 9 से काटेंगे 27 को तो 9 तिया 27, 9 से यहाँ काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9। इसके बाद फिर कैंसिल करते हैं 3 से, तो 3 एकम 3 और ये कट जाएगा 7 बार, 3 7 21। इसके बाद 7 से कैंसिल करते हैं तो 7 एकम 7, यहाँ काटेंगे 7 दूनी 14, 6 बचेगा तो 7 नाम 63, 4 बचेगा तो 7 सत्ते 49। तो x की जो वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है वो मिल रही है x इज इक्वल टू 297, 297। 297 हमारे पास कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपल कैलकुलेशन के आधार पर भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। ठीक, अब हम बात करते हैं जो मैंने आपको बताया था यूनिट डिजिट रूल, यानी इकाई अंक का नियम। तो इकाई अंक देखो, यानी इसके लिए अगर हम ट्रिक देखें, ट्रिक, तो ट्रिक में क्या है? इकाई अंक, इकाई अंक चेक करेंगे। देखें यहाँ पर एक जो है, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं इस तरीके से, ठीक है, जिससे आपको ये बात समझ में आए। हम यहाँ पर इकाई अंक के नियम को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आप देखें इसमें ये जो पहली संख्या है इसमें इकाई अंक क्या है? 9। दूसरी संख्या x निकालनी है। यहाँ पर लासा और मासा में देखें तो मासा में इकाई अंक कितना है? 7 और लासा में इकाई अंक कितना है? 9। तो जब 9 इंटू 7 करेंगे तो 9 7 63, इकाई अंक कितना आएगा? 3। इसका मतलब, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो यहाँ दोनों तरफ 9 है तो 9 से 9 कैंसिल, अगली जो भी संख्या होगी उसके इकाई अंक 7 होना चाहिए। ऑप्शंस में देखें कितने ऑप्शंस में इकाई अंक 7 है? केवल एक ही ऑप्शन में है। तो आप यहाँ से सीधे भी क्या बता सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 297 ही आएगी, क्योंकि केवल एक ही ऑप्शन मुझे ऐसा मिल रहा है जिसमें इकाई अंक 7 मिल रहा है। आ रही बात समझ में? ये बहुत फास्ट मेथड है जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। बस आपको क्या करना है, इकाई अंक का नियम लगाना है, तो वहां से आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, आपकी कैलकुलेशन भी बच जाएगी। ठीक है, और आप देखो कि किसी भी जगह आपको 3 नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ इकाई अंक 4 है तो 4 इंटू 9 करोगे तो 6 मिलेगा। यहाँ इकाई अंक 9 है, 9 इंटू 9 करने पर 1 मिलेगा। यहाँ 6 है तो 9 इंटू 6 करने पर 4 मिलेगा। केवल एक ही ऑप्शन आपके पास ऐसा बच रहा है जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। क्लियर? तो ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसी आधार पर, आपके पास जो भी प्रैक्टिस बुक है आप उसमें से ऐसे क्वेश्चंस को निकालें और उनको दोनों तरीके से करके देखें। आप उन्हें कंसेप्ट से भी करें, आप उनको जो है ट्रिक से भी करें, और देखें कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। क्योंकि एज अ टीचर मैं आपको कोई कंसेप्ट सिखा सकता हूँ, ट्रिक सिखा सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करना ये आपकी जिम्मेदारी है। इसे आप जिम्मेदारी मानते हुए अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये बहुत हेल्प करेगा, और इस पैटर्न पे बनने वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 3 संख्याओं का लासा 120 है। तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का महत्तम, या उन संख्याओं की महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती, यानी मासा नहीं हो सकती। तो आपको एक चीज मालूम है, मैंने आपको क्लास के शुरुआत में भी बताई थी कि मासा क्या करता है? मासा काटता है, यानी मासा कंप्लीटली डिवाइड करता है। अब ये बात तो ठीक है कि मासा काटता है, लेकिन मासा किसे काटता है? तो मासा काटता है दोनों संख्याओं को, मतलब जो दो संख्याएं हैं उनको काटेगा,
दोनों संख्याओं को। इसके अलावा मासा आपका लासा को भी पूर्णतः विभक्त करता है हमेशा। यानी जब आप बात करते हो कि मासा काटता है, तो वहीं पर एक प्रश्न आता है कि मासा किसे काटता है। तो आपका जवाब ये होगा कि मासा जो है दोनों संख्याओं को काटता है, और इसके अलावा मासा आपका लासा को भी काटता है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें लासा दिया है। तो संख्याओं का लासा कितना है, लासा दिया है 120। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे ये पूछा है कि कौन सी संख्या मासा नहीं हो सकती। तो मासा का गुण क्या है, मासा का गुण ये है कि मासा जो है वो हमेशा क्या करता है, काटता है। तो जो संख्या काट नहीं पाएगी वो संख्या कभी मासा नहीं होगी। अब आप इसे क्या करेंगे, आप इसे ऑप्शन से वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, ऑप्शन से। आप ये देखो, क्या जो आपके पास एलसीएम है 120, 120 8 से कट सकता है। तो जवाब होगा हाँ। तो इसका मतलब 8 मासा हो सकता है। क्या 120 12 से कट सकता है, जवाब होगा हाँ। तो ये भी मासा हो सकता है, क्योंकि मासा का गुण है काटना। तो जो संख्या काट सकती है वो मासा हो सकती है। क्या 120 24 से कट सकता है, 120 24 से एक मिनट, 120 24 से भी कट जाएगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है। अब क्या आपका 120 ये 35 से कट सकता है, तो जवाब होगा नहीं, 35 से नहीं कट सकता। तो जो संख्या काट नहीं सकती वो संख्या मासा नहीं हो सकती। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप सिंपल ध्यान रखिए कि मासा का गुण है काटना। मासा संख्याओं को भी काटता है, मासा लासा को भी काटता है। तो जब आपसे प्रश्न ये किया जाता है कि कौन सी संख्या मासा नहीं हो सकती, तो सीधी सी बात है कि जो संख्या काट नहीं पाएगी वो मासा नहीं होती। क्लियर, ओके। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया गया है दो संख्याओं का मासा 23 है तथा उनके लासा के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 हैं, तो उनमें बड़ी संख्या होगी। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने क्या सीखा है कि मासा काटता है, किसे काटता है, दोनों संख्याओं को काटता है, दोनों संख्याओं को और लासा को। तो अब आपसे यहाँ पर ये कहा गया है कि मासा 23 है और लासा के दो गुणनखंड 13 और 14 है। बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो आप तो ये देखो कि संख्याएं क्या आएंगी, संख्याएं, तो संख्याएं होंगी, एक तो होगी आपके पास 23 इंटू 13 और एक होगी 23 इंटू 14। अब उससे उसने आपसे पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा है बड़ी संख्या, कि बड़ी संख्या क्या होगी। 23 का गुणा 13 से करने पर बड़ी मिलेगी या 14 से करने पर बड़ी मिलेगी, तो जवाब होगा कि 14 से करने पर बड़ी मिलेगी। तो अगर बड़ी संख्या चाहिए, बड़ी संख्या, तो यहाँ गुणा कर लो, 14 तिया 42 और 14 दूनी 28, 28 और 4 32। तो बड़ी संख्या क्या होगी आपके पास, बड़ी संख्या हो जाएगी 322। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, 322। अब इसमें आप जो है ट्रिक के साथ भी जा सकते हो, और ट्रिक में क्या करेंगे, इसकी ट्रिक देखो। ट्रिक में आप यूज करोगे इकाई अंक, यानी यूनिट डिजिट मेथड। इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक का नियम। अब ये इकाई अंक कैसे काम करता है उसे देखें आप। जैसे दो संख्याओं का मासा 23 है ना, और दो गुणनखंड, एक 13 है एक 14 है। अब आपसे ये कह रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो आपको मालूम है निश्चित रूप से कि बड़ी संख्या से गुणा करने पर ही बड़ी संख्या मिलेगी। तो 23
इंटू 14 करने पर बड़ी संख्या मिलेगी। अगर मैं इसको सॉल्व नहीं करना चाहता तो मैं इसका इकाई अंक ले लूंगा और इसका इकाई अंक। इसमें 23 में इकाई अंक कितना है मेरे पास 3, और 14 में कितना है 4, तो 3 इंटू 4 करने पर इकाई अंक 2 आएगा। तो मुझे ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें पीछे 2 हो, और मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन ऐसा आ रहा है जिसमें पीछे 2 है। इसका मतलब मुझे गुणा करने की जरूरत नहीं है। और एक और बात ध्यान रखें, जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर गुणा करने में भी कितना टाइम लगेगा, छोटी संख्या तो है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भले ही कम टाइम लगेगा, लेकिन कुछ सेकंड का तो फर्क पड़ेगा ना। जैसे अगर कोई स्टूडेंट केवल इकाई अंक से करेगा तो 3 इंटू 4 12, 12 मतलब 2, तो वो सीधे आंसर लगा सकता है। अगर आप गुणा करोगे तो थोड़ा बहुत समय लगेगा, ज्यादा नहीं। अगर आपने 4-5 सेकंड भी बचा लिए तो वो 4-5 सेकंड, जैसे एक क्वेश्चन में 5 सेकंड, ऐसे फिर और क्वेश्चन में होते होते आपके पास एक अच्छा खासा समय बचेगा जो आपको दूसरे स्टूडेंट से आगे ले जा सकता है। क्योंकि कंपटीशन का मतलब ही क्या है? कंपटीशन का मतलब केवल खुद के क्वेश्चंस को करना नहीं है। कंपटीशन का मतलब यह है कि दूसरों से जल्दी करना। अगर बाकी स्टूडेंट 1 घंटे में 60 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप 75 क्वेश्चन कीजिए, आप 78 क्वेश्चन कीजिए 80 में से, है ना। अगर 100 है तो बाकी लोग अगर 80 कर पा रहे हैं, आप 90 कीजिए, 95 कीजिए। क्योंकि अगर आप जैसे मान लो आप भी बाकी लोगों की तरह ही चलोगे तो आपको भी जो है वही रिजल्ट मिलेगा जो बाकी लोगों को मिलता है। क्योंकि आपको पता है, किसी व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी बात कही है, मुझे बहुत पसंद है। और उन्होंने ये कहा है कि अगर आप वो कर रहे हो जो अब तक करते आ रहे थे तो आपको वही मिलेगा जो अब तक मिलता आ रहा था। यानी अगर आप कुछ नया चाहते हो अपने लिए तो क्या करना है, आपको नए सिरे से आगे बढ़ना होगा, नई चीजों को सीखना होगा, और नए पैटर्न के साथ जब आप आगे जाओगे तो रिजल्ट्स भी आपको नए मिलेंगे, सफलताएं भी आपको मिलेंगी, और आपका जीवन भी एक नए रूप में आगे बढ़ेगा। ठीक है। बाकी इंग्लिश वर्जन में यहाँ कुछ गलतियां दिख रही हैं, देखो। HCF नहीं, HCM है, वो F होगा। ये LCM, ये तो ठीक है, LCM तो ठीक है। HCM नहीं होगा, HCF होगा। ठीक है, तो वो आप देख लेना अपने हिसाब से। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? दो संख्याओं का मासा 13, लासा 455। यदि इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थिर हो तो वह संख्या क्या है? अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है तो। दो संख्याओं का मासा दिया है, लासा दिया है, और दोनों संख्याओं के बारे में कुछ नहीं बताया, बस एक संबंध ये बताया है कि एक संख्या 75 और 125 के बीच में आती है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है वो आप समझिए। आपको मालूम है कि मासा काटता है, और दूसरा यहां पर आप एक बात नोट करके रख लें कि संख्याएं जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको इस पूरे चैप्टर में काम आएगी। संख्याएं मासा की गुणज होती हैं। संख्याएं मासा की गुणज होती हैं। इसका मतलब जो भी संख्या है वो मल्टीपल होती है HCF। तो मासा अगर 13 है, मासा 13 है तो संख्या क्या होगी? संख्या एक होगी 13A, दूसरी होगी 13B, क्योंकि मासा के गुणज में ही लेंगे। तो दो संख्याएं मैंने मान ली, 13A और 13B। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका मासा इंटू उनका लासा। अब सॉल्व करेंगे इसको, कैंसिल करो। पहले तो 13 से 13 कैंसिल, यहाँ कैंसिल करेंगे 13 से, तो ये होगा 13 तिया 39। ठीक है, तो बचेगा 6, 13 पंजे 65। तो यहां से मुझे क्या मिला? यहां से मुझे वैल्यू मिली A इंटू बी बराबर 35।
अब मुझे ऐसी संख्या लेनी है जिनका गुणा करने पर 35 आ जाए, तो वो कब आ सकता है? 5 और 7 ले लेंगे। तो यहां पर मैं क्या ले सकता हूं? यहां पर मैं लिख सकता हूं a इंटू बी इज इक्वल टू 5 इंटू 7। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है? 5 और b की वैल्यू कितनी है? 7। अब हमने संख्या क्या मानी थी? संख्या हमने मानी थी, एक संख्या मानी थी 13a और दूसरी मानी थी 13b। तो अब यहां पर वैल्यू रखो। 13a, a का मान कितना है? 5। तो 13 इंटू 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 65। दूसरी क्या है? 13b, तो 13 इंटू 7 करेंगे तो 13 सत्ते 91। आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा यह जा रहा है कि इनमें एक संख्या जो है वो 75 और 125 के बीच में है। तो अब प्रश्न ये पैदा होता है, क्या 65 जो है वो 75 और 125 के बीच में आती है? तो जवाब होगा नहीं। दूसरी संख्या है आपके पास 91, तो क्या 91 75 और 125 के बीच में है? तो इसका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अब देखो यहाँ, चूंकि मैं आपको क्वेश्चन को समझा रहा हूं इसलिए मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं, लेकिन आप इसे फास्ट भी कर सकते हो अगर आप इस पे अच्छे से मेहनत करते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक से 6 गुना है। तदनुसार यदि दोनों में छोटी संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या कौन सी है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। ज्यादातर लोग या तो बहुत टाइम लेते हैं करने में या फिर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आपको क्या करना है, पहले आप ये देखो संबंध क्या दिया है। ये दिया है कि जो लासा है वो मासा का 6 गुना है। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि एलसीएम बराबर है 6 गुना किसका? एचसीएफ का। ठीक है, और एक और बात हमें क्या दी है कि दोनों में छोटी संख्या क्या है? 6 है। तो दूसरी संख्या बतानी है। अब अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका मासा इंटू उनका लासा। तो एक संख्या अपने पास कितनी है? एक संख्या है 6, दूसरी संख्या क्या मान लें? x, बराबर उनका मासा। मासा को क्या लिख देते हैं? HCF इंटू उनका लासा LCM। LCM का मान कितना है? 6 गुणा HCF। तो इसे भी मैं क्या लिख देता हूं? 6 गुणा HCF। तो अब क्या होगा, यहां पर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर क्या मिलेगा? HCF का होल स्क्वायर, है ना। और अब आप ये देखो कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या है ऑप्शंस में से जो संख्या आपके वर्गमूल हो सकती है या वर्ग हो सकती है। या फिर जैसे अगर मैं यहां से HCF निकाल लूं, HCF, तो HCF की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट x। अब कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल निकलता है? क्या 15 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं। 18 का नहीं, 12 का नहीं। तो आंसर क्या होगा? 9। इसका मतलब कि जो हमारे पास दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या वो क्या होगी? 9 होगी। 9। यस और नो? यस। और HCF कितना आएगा? HCF की अगर बात करें तो HCF आएगा इस केस में 3। अब अगर कंडीशन को वेरीफाई करना चाहें तो दो संख्याओं का गुणनफल एक बार वेरीफाई भी करा देता हूं मैं साथ में। आप देखें, यहां पर कर लेते हैं। दो संख्या, एक संख्या 6, दूसरी संख्या 9, बराबर उनका मासा। मासा कितना निकाला? 3।
इंटू उनका लासा। लासा कितना है 6 इंटू मासा, तो 6 इंटू 3 करेंगे तो 18, क्या बराबर हो रहा है 6 इंटू 9 करने पर कितना मिल रहा है 54, 18 इंटू 3 करने पर कितना मिल रहा है 54। इसका मतलब कि जो भी वैल्यू हमने ली वो वैल्यू हमारी वेरीफाइड है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, तो आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर? ओके, तो अब एक बार हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि आज की क्लास में हमने किन किन क्वेश्चंस को सीखा और उसका जल्दी से एक रिकैप करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले जो है मैंने आपको बताया था कि दो संबंध हमें मुख्य रूप से जानने हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका मासा इंटू उनका लासा। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो संख्यात्मक मान है यानी न्यूमेरिक वैल्यू है वो एचसीएफ की छोटी होती है और एलसीएम की बड़ी होती है। फिर हमने पहला क्वेश्चन किया जो हमारा था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका मासा इंटू उनका लासा के नियम पर। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से समझाया, पहले तो मैंने आपको इसे कंसेप्ट से कराया और फिर मैंने आपको इसी क्वेश्चन को ट्रिक से कराया। ठीक है, तो दोनों ही तरीके मुझे लगता है कि आपको समझ में आए होंगे। उसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम कम समय के अंदर क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या आया, इसमें हमें आंसर मिला 144। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी इसी नियम पे था और हमने दोनों ही तरीके से किया, आंसर मिला 297। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कौन सी संख्या मासा नहीं हो सकती, तो फिर जो संख्या काट नहीं सकती वो मासा नहीं हो सकती, तो इस कैटेगरी में हमारा आंसर आया 35। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा था, तो हम या तो गुणा करके निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट इकाई अंक से भी उसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, लेकिन हमने देखा कि ऐसी संख्या बतानी थी जो 75 और 125 के बीच में पड़ती हो। दो संख्या हमें मिली 65 और 91, जिसमें 91 वो संख्या थी जो दी गई कंडीशन के बीच में पड़ रही है। आखिरी क्वेश्चन में आपसे कुछ चीजों को छुपाकर आपसे पूछा गया था, लेकिन हमने ऑप्शंस की मदद से क्वेश्चन को आसानी से किया। तो इस तरीके से हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसी रही आज की क्लास, कैसी चल रही है क्लासेस, इनसे कितना लाभ आपको मिल रहा है ये जरूर हमें बताइए। क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं और अगर वो मेहनत जो है किसी के जीवन को सार्थक बना देती है तो हमें बहुत खुशी होगी कि हमारी मेहनत किसी के काम आई। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपके और भी साथी ऐसे हैं जिनको इन क्लासेस से फायदा हो सकता है तो आप उन्हें भी इन क्लासेस का लाभ दिला सकते हैं, इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है। तो अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं तो कीप सपोर्टिंग अस, हमें सपोर्ट करते रहिए। हम लगातार आपको इसी तरीके से हेल्प करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे और लगातार आपके लिए क्लासेस लेकर आते रहेंगे। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आप सभी को एक बार फिर से मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू सो मच।